हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम जो है वो पावर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इस पर्पज़ से क्योंकि पावर सिस्टम आप लोगों को पता होगा बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है। ऑल ओवर इंडिया में पावर ग्रिड जो है वो सिंगल पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क को डिफाइन करता है। अब उसी पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क में सारे जनरेटर्स, सारे जनरेटिंग स्टेशंस, छोटे छोटे सोलर पावर जनरेटिंग स्टेशंस, बड़े जनरेटिंग स्टेशंस, सब उसी से कनेक्टेड है। सारी सिटीज़ के लोड्स, सारे इंडस्ट्रियल एरियाज के लोड्स सब उसी से कनेक्टेड है। तो जब इतने मैसिव पावर स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है तो एक ही पेपर पर, एक ही पेज पर एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो भी 3 फेज सिस्टम को। तो पावर सिस्टम जो भी, जितना भी पावर सिस्टम का छोटा पोर्शन बड़ा पोर्शन हमें एनालाइज करना है तो उसके लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाया जाता है। ये सिंगल लाइन डायग्राम टॉपिक जो है वो स्टूडेंट्स पावर सिस्टम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब सिंगल लाइन डायग्राम है तो उसी पर जनरेटिंग स्टेशन के जनरेटर्स, उसी पर ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करने वाले, उसी पर ट्रांसमिशन लाइंस, उसी पर लोड्स, उसी पर मोटर्स, कंडेंसर्स, कैपेसिटर्स और वार कंपनसेशन के डिवाइसेस, फैक्स डिवाइसेस, सब उसी पर कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अब मुझे अगर एक पावर सिस्टम के एक सेगमेंट का, माना कि सारणी से लेकर भोपाल तक का या सारणी से लेकर इंदौर तक का मुझे पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है, तो मैं जब इस सिंगल लाइन डायग्राम को बनाऊंगी तो कोई जनरेटर मेरा जो उसका रेटिंग होगा, स्पेसिफिकेशन, वो किलो वोल्ट एम्पियर में हो सकता है, किसी जनरेटर का मेगा वोल्ट एम्पियर में हो सकता है, किसी छोटे जनरेटर का वोल्ट एम्पियर में हो सकता है। और नेचुरली इनकी वजह से जो करंट और वोल्टेजेस फ्लो होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, करंट्स जो फ्लो होंगे वो किलो एम्पियर्स का, नॉर्मल एम्पियर्स का या 0 to 1 एम्पियर्स के ऑर्डर का हो सकता है। वोल्टेज अलग अलग कंपोनेंट्स के जो होंगे वो किलो वोल्ट्स में, मेगा वोल्ट्स में, वोल्ट्स में, अलग अलग उसमें होंगे। तो अब जब मैं पूरे पावर सिस्टम का जो भी सेगमेंट मैं ऑन पेपर एनालिसिस के लिए हैंडल कर रही हूँ और हर कंपोनेंट का मैं जब वोल्टेज और करंट मेंशन करने जाऊंगी या केवीए रेटिंग्स या वोल्ट एम्पियर रेटिंग्स मेंशन करने जाऊंगी, तो हो सकता है किसी पावर इंजीनियर से ये मिस्टेक हो जाए कि जहाँ किलो वोल्ट एम्पियर लिखना है वो वोल्ट एम्पियर लिख दें, जहाँ मेगा वोल्ट एम्पियर लिखना है वहाँ किलो वोल्ट एम्पियर लिख दें। इसलिए इस सिंगल लाइन डायग्राम पर सारे कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेंशन करने के लिए एक सिंगल सिस्टम डेवलप किया गया, वो है पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम जो है वो सारी क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो पावर सिस्टम में है, चाहे पावर, वोल्टेज, करंट, लॉसेस, सब कुछ, सबको वो किस में ले आया है, 0 to 1 के बीच में। ये होता है पर यूनिट सिस्टम। पर यूनिट सिस्टम जो है वो मैनुअल मिस्टेक्स जो हो सकती है पावर इंजीनियर से, उसको वाइप आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है और सारी क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में उतार ली जाती है, स्केल डाउन कर ली जाती हैं। ठीक है, अब जो कुछ भी मैंने बोला वो पूरा सिग्निफिकेंस ही था पर यूनिट सिस्टम का, कि क्यों इवॉल्व हुआ और क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। पर ये एक्चुअली अभी जैसा मैंने बताया कि पर यूनिट सिस्टम जो है वो परसेंटेज जैसा ही होता है। परसेंटेज में क्वांटिटीज 0 to 100 के बीच में होती है और परसेंट में होती है। पर यूनिट सिस्टम में सारी क्वांटिटीज जो होती है वो 0 to 1 के बीच में होती है। नेचुरली जैसे परसेंटेज यूनिटलेस क्वांटिटी है, वैसे ही पर यूनिट सिस्टम भी यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यूनिटलेस है पर कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का पर यूनिट वैल्यू निकाला जाता है, तो अभी जैसे मैंने बताया वोल्टेज, करंट, पावर, लॉसेस, इन सारी क्वांटिटीज का पर यूनिट वैल्यू निकाला जाता है। तो जितने भी फील्ड इंजीनियर्स है या पावर इंजीनियर्स है, सब क्वांटिटीज को पर यूनिट में ही रीड आउट करते हैं। किसी बस बार का वोल्टेज पर यूनिट में, किसी केवीए रेटिंग पर यूनिट में, करंट ट्रांसमिटेड पर यूनिट में, स्पेसिफिकेशंस भी इनफैक्ट कई बार पर यूनिट में डिफाइन कर दी जाती है। पर ये कैसे डिफाइन करना है वो अभी मैं समझाती हूँ कि क्या होता है ये और कैसे इसको पर यूनिट में किसी
केवीए को पर यूनिट में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, वोल्टेज को पर यूनिट में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, एम्पियर्स को पर यूनिट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। पर यूनिट सिस्टम का सिग्निफिकेंस ये ज़रूर है, पर उसका सिग्निफिकेंस और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तब जब हम इसके एडवांटेजेस को भी समझ लेते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक मैं सारे एडवांटेजेस विद प्रूफ्स आप लोगों से डिस्कस कर चुकी होंगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि पर यूनिट होता क्या है। पर यूनिट जो होता है वो किसी भी क्वांटिटी का पर यूनिट करंट का, पर यूनिट वोल्टेज का, पर यूनिट पावर का, वो क्या होता है एक्चुअल वैल्यू। अगर मैं पावर की पर यूनिट वैल्यू की बात करूं तो ये पावर की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट में हम या तो परसेंटेज निकालें या जिसके रिस्पेक्ट में हम पर यूनिट वैल्यू निकालें, ये होती है बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू को मैं कहाँ से उठाऊं, क्या लूं मैं, तो बेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा स्पेसिफिकेशंस होते हैं डिवाइसेस के, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, सबके स्पेसिफिकेशन से ही हम उसकी बेस वैल्यू को उठाते हैं। पूरे सिंगल लाइन डायग्राम को सिंगल बेस वैल्यू पे चेकआउट किया जाता है, सिंगल बेस वैल्यू पे हम उसके पर यूनिट वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। पर ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, कैसे होता है ये सब आप पावर सिस्टम में पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे। पर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पर यूनिट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है वो बताऊंगी। अब बेस वैल्यू को फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बेस वैल्यू को फिक्स करते हैं और वो सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जिनका पर यूनिट वैल्यू निकालना है उन्हीं की बेस वैल्यूज ली जाती है। मतलब पावर की बेस वैल्यू, वोल्टेज की पर यूनिट वैल्यू है तो वोल्टेज की बेस वैल्यू, करंट के पर यूनिट वैल्यू है तो करंट की बेस वैल्यू, ऐसे करके सबकी बेस वैल्यू हम फिक्स करते हैं। और साथ में हम बेस वैल्यू को सबसे पहले उठाते कहाँ से है, तो हम स्पेसिफिकेशन या रेटिंग्स ऑफ द कंपोनेंट से ही उठाते हैं। तो इस तरीके से मैं अभी आपको बोर्ड रब करके समझाती हूँ कि पर यूनिट वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है। आप लोगों ने अभी तक ट्रांसफार्मर ही पढ़ा है तो मैं पर यूनिट वैल्यू आप लोगों को ट्रांसफार्मर की ही निकालना सिखा रही हूँ। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम है जिसमें रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, एचवी साइड के, एलवी साइड के रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस देकर रखे हैं, वाइंडिंग वोल्टेजेस देकर रखे, ऐसा। अभी मैं 1 और 2 सफिक्सेस के साथ इसको नहीं फाइंड कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिक आप लोगों को बेस इम्पिडेंसेस, बेस वोल्टेज, बेस करंट आपको निकलवाना सिखा रही हूँ। इसलिए मैं एच वी, एल वी ऐसे सफिक्सेस यूज़ कर रही हूँ, 1 और 2 नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब कहाँ से शुरू करें हम पर यूनिट्स इवैल्यूएशन को, तो हम सबसे पहले बेस वैल्यू कंसिडर करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के जो स्पेसिफिकेशंस हमको दिए रहते हैं वहीं से हम बेस वैल्यू उठाते हैं। तो ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन किस में देकर रखे, केवीए रेटिंग देकर रखा है और वोल्टेज रेशियो देकर रखा है। तो केवीए रेटिंग ही हमारी क्या हो जाएगी, केवीए की बेस वैल्यू। और केवीए ही क्या होता है, लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज इंटू करंट लो वोल्टेज साइड का, या फिर हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज साइड का करंट। तो ठीक है, वोल्टेज लो वोल्टेज साइड का कम होता है हाई वोल्टेज से, तो करंट लो वोल्टेज का बड़ा होता है हाई वोल्टेज से। ये दिख ही रहा है इस पावर इक्वेशन से। अब जो मैं वोल्टेज के बेस वैल्यूज को लूंगी तो वो मुझे वोल्टेज रेशियो से ही मिल जाएगा। वोल्टेज रेशियो जो दिया है उसी को मैं VLB और VHB, मतलब बेस वैल्यू लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज का और बेस वैल्यू हाई वोल्टेज साइड के वोल्टेज की ले रही हूँ, और केवीए की बेस वैल्यू ये हो गई। अब इन्हीं दोनों से मैं करंट की बेस वैल्यू भी निकाल लूंगी और इम्पिडेंस की भी बेस वैल्यू निकाल लूंगी। करंट की बेस वैल्यू कैसे निकलेगी, केवीए की बेस वैल्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज की बेस वैल्यू। तो लो वोल्टेज साइड का करंट निकालना है तो डिनोमिनेटर में लो वोल्टेज साइड की बेस वैल्यू ले लेंगे। ऐसे करंट की बेस वैल्यू चाहिए हाई वोल्टेज साइड की, तो केवीए बेस डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज बेस वैल्यू ले लेंगे। तो ये हमें एम्पियर्स में मिलेगा, ये हमें किस में मिलेगा, एम्पियर्स में। ऐसे इम्पिडेंस की बेस वैल्यू मैं निकालना चाहूँ लो वोल्टेज साइड का, तो लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज बेस लूंगी डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का करंट बेस लूंगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो ये मुझे लो वोल्टेज साइड का बेस इम्पिडेंस दे देगा। हाई वोल्टेज साइड का बेस इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, तो हाई वोल्टेज साइड का बेस वोल्टेज डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड का करंट बेस लेंगे, तो ये मुझे ओम्स में हाई वोल्टेज साइड का इम्पिडेंस बेस दे देगा।
ठीक है। अब मैं पर यूनिट वैल्यू इसकी इन दोनों की, चारों पैरामीटर्स की मैं पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहती हूँ। तो पर यूनिट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो अगर आज मुझे RHV पर यूनिट निकालना है तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ RHV ओम्स डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ Z इम्पिडेंस इन ओम्स पर कौन सा वाला? HV वाला ही बेस वैल्यू लूंगी इम्पिडेंस का, मतलब RHV ओम्स अपॉन ZHV ओम्स। ये मेरी यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई और ये फ्रैक्शंस में होगी, तो ये पर यूनिट की पर यूनिट वैल्यू होगी HV साइड के रेजिस्टेंस की। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देती तो ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी मेरी। ऐसे ही RLV पर यूनिट जो होगा वो RLV ओम्स एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का बेस इंपिडेंस लूंगी, तो ये मेरी यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। पर यूनिट वैल्यू किसकी हो जाएगी? RLV की। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये मेरी परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही XHV पर यूनिट निकाल सकते हैं और XLV पर यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे? एक्चुअल वैल्यूज को बेस वैल्यूज ओम्स से इम्पिडेंस से डिवाइड करके। अब मुझे अगर वाइंडिंग का पर यूनिट में वोल्टेज चाहिए, EHV मुझे पर यूनिट में चाहिए, तो मैं EHV की वोल्ट्स में वैल्यू लूंगी एक्चुअल डिवाइडेड बाय इसी साइड का बेस वोल्टेज ले लूंगी, तो ये मुझे EHV की पर यूनिट वैल्यू दे देगा। अगर करंट की पर यूनिट वैल्यू निकालना है तो इसी साइड के करंट I1 की पर यूनिट निकालना है, तो I1 की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इसी साइड का जो बेस करंट होगा उससे डिवाइड कर दूंगी, तो ये मुझे यूनिटलेस करंट की पर यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब एक एक करके पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो पहला एडवांटेज तो मैं बता ही चुकी हूँ कि पावर इंजीनियर्स को बहुत आसान होता है सिंगल लाइन डायग्राम पर सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को 0 to 1 के बीच में लेना, और फिर इसमें मैनुअल मिस्टेक्स नहीं होती, तो वो तो एक एडवांटेज है ही। दूसरा एडवांटेज बहुत बड़ा है जो ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में है, वो ये है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो रिएक्टेंसेस होते हैं और रेजिस्टेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी, रेफर टू प्राइमरी अपन R01 से, X01 से और Z01 से डिनोट करते हैं। रेफर टू सेकेंडरी R02, X02 और Z02 से रेफर करते हैं। पर अल्टीमेटली ये जो पर यूनिट सिस्टम है, पर यूनिट सिस्टम क्या करता है? दोनों तरफ के रेफर टू प्राइमरी, रेफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंसेस, रिएक्टेंसेस और इम्पिडेंसेस को इक्वल बना देता है पर यूनिट सिस्टम। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो जब हम सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं या कोई पावर इंजीनियर सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करता है, तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही पर यूनिट इम्पिडेंस लिखता है या एक ही पर यूनिट रेजिस्टेंस लिखेगा या एक ही पर यूनिट रिएक्टेंस लिखेगा। उसे दो दो नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब प्राइमरी का अलग सेकेंडरी का अलग ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सिंगल लाइन डायग्राम के रिस्पेक्ट में पावर सिस्टम में पावर इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम आइडेंटिफाई एक ही इम्पिडेंस से कर पाते हैं, हमें दो इम्पिडेंसेस सेपरेट हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर इज आइडेंटिफाइड बाय सिंगल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इन पावर सिस्टम। अब इम्पिडेंस की जगह मैं रेजिस्टेंस भी बोल सकती हूँ। प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी का रेजिस्टेंस पर यूनिट में सेम होता है। पर यूनिट में रेफर टू प्राइमरी पर यूनिट रिएक्टेंस, रेफर टू सेकेंडरी पर यूनिट रिएक्टेंस दोनों इक्वल रहेंगे, वो तो सेम है। बस मेरा ये स्टेटमेंट ये है कि दोनों तरफ के जो पैरामीटर्स है Z, R और X वो इक्वल रहते हैं। तो इसका प्रूफ मैं पहले बता देती हूँ। तो वो प्रूफ ये है कि R02, X02 और Z02 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब R1 डैश प्लस R2, X1 डैश प्लस X2 और Z1 डैश प्लस Z2। सिमिलरली R01 को, X01 को और Z01 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? R1 प्लस R2 डैश, X1 प्लस X2 डैश, Z1 प्लस Z2 डैश करके। इसमें से मैं Z01 उठा रही हूँ। Z01 जो होता है वो Z1 प्लस Z2 अपॉन K स्क्वायर होता है, और ये किसके बराबर होगा? Z1 K स्क्वायर प्लस Z2 के बराबर होगा। तो ठीक है, मैंने Z01 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 अपॉन K स्क्वायर लिख लिया, मतलब इसको पिक किया है, इसको आगे बढ़ाया। अब K स्क्वायर से मैंने LCM ले लिया, K स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो K स्क्वायर Z01 Z1 इंटू K स्क्वायर और Z2 आ गया। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो जो RHS है वो Z1 K स्क्वायर प्लस Z2 हो गया, तो RHS में इसकी जगह मैं लिख देती हूँ Z02। तो यहाँ मैंने Z02 लिख दिया और इसको मैंने Z01 K स्क्वायर एज इट इज रिपीट कर दिया। तो क्या मतलब निकला कि Z02 जो होगा वो K स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z01 होता है। पर ये किस में है? ये भी ओम्स में है, ये भी ओम्स में है। अभी हमने पर यूनिट वैल्यू नहीं निकाली है, हम किसकी बात कर रहे हैं? Z01 ओम्स में
Z02 ओम्स में किसके बराबर होता है, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ Z01 के, या फिर और Z01 इज इक्वल टू Z02 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर होता है ओम्स में। मैं पर यूनिट की बात ही नहीं कर रही हूँ, ओम्स की बात कर रही हूँ। सिमिलरली अगर Z की जगह मैं R ले लूँ, रेजिस्टेंसेस की बात कर लूँ, रिएक्टेंसेस की बात कर लूँ, मुझे एक्सप्रेशंस ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अब मैं पर यूनिट सिस्टम में बात करती हूँ। अब मैं Z01 पर यूनिट में लेती हूँ। Z01 पर यूनिट में क्या होता है, Z01 ओम्स की एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय Z1 की बेस वैल्यू। ठीक है, 1 मतलब हाई वोल्टेज साइड होगा तो ये हाई वोल्टेज साइड होगा, 1 अगर LV है तो ये LV हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत जनरलाइज बात कर रही हूँ। इसके पहले मैंने HV और LV बेस के टर्म्स में और सफिक्सेस के टर्म्स में बात की थी। Z01 ओम्स कितना होगा, रेफर टू प्राइमरी इम्पिडेंस ओम्स में एक्चुअल इम्पिडेंस प्राइमरी साइड का प्लस Z2 इम्पिडेंस सेकेंडरी साइड का एक्चुअल डिवाइडेड बाय के स्क्वायर करके ये फाइंड आउट हो जाएगा। डिवाइडेड बाय Z1 भी है ही। अब मैं यहाँ पे एलसीएम के स्क्वायर ले लेती हूँ न्यूमरेटर में, तो वो के स्क्वायर Z1 से मल्टीप्लाई होगा, Z2 अकेला रहेगा और वो के स्क्वायर जो एलसीएम है न्यूमरेटर का वो Z1b के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो है न्यूमरेटर इसको मैं Z02 लिख सकती हूँ, अभी जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। के स्क्वायर Z1b में Z1b को मैं ओपन कर ले रही हूँ V1b अपॉन I1b करके, एक के V1b के साथ ले लिया और एक के I1b के अपॉन में ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि k इंटू V1b V2b होगा और I1b अपॉन k जो होगा वो I2b होगा। तो Z02 अपॉन V2b अपॉन I2b मतलब Z2b हो गया, और ये तो भी मतलब Z02 अपॉन Z2b हो गया है। और इस ये एक्चुअली पर यूनिट वैल्यू है Z02 की। इसका मतलब Z01 पर यूनिट वैल्यू किसके बराबर है, Z02 पर यूनिट वैल्यू के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सिस्टम का पावर सिस्टम में, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर को सिंगल लाइन डायग्राम पर शो करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ जो मैंने फाइंड आउट किया था Z01 पर यूनिट इक्वल टू Z02 पर यूनिट, तो सिमिलरली हम R01 पर यूनिट इज इक्वल टू R02 पर यूनिट निकाल सकते हैं, X01 पर यूनिट इक्वल टू X02 पर यूनिट निकाल सकते हैं। अब चलिए हम थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, वो है परसेंटेज कॉपर लॉस जो होता है वो R01 से आइडेंटिफाई होता है पर यूनिट वैल्यू से, और X01 और R01 दोनों आइडेंटिफाई करवाते पर यूनिट वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R01 और X01। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। R01 पर यूनिट जो होता है वो R01 ओम्स अपॉन Z1b ओम्स होगा, और R01 ओम्स और Z1b ओम्स को मैं I1b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जो न्यूमरेटर में मुझे R01 इंटू I1b मिला, और डिनोमिनेटर जो Z1b ओम्स और I1b ओम्स है ये कुछ नहीं है, बेस वोल्टेज हो गया प्राइमरी साइड का। तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया विथ रिस्पेक्ट टू बेस वोल्टेज हो गया, तो ये वोल्टेज ड्रॉप की पर यूनिट वैल्यू होगी। तो ड्रॉप अक्रॉस R01 रेफर टू प्राइमरी और बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी। तो ये अब पर यूनिट वैल्यू किसकी हो गई है, ड्रॉप की। तो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द ड्रॉप अक्रॉस R01 ये RHS हो गया, और LHS क्या चला रहा है, R01 पर यूनिट। मतलब R01 पर यूनिट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वो पर यूनिट वैल्यू ऑफ द ड्रॉप को भी इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस का। और इसी तरीके से अगर मैं दोनों तरफ परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये R01 परसेंटेज जो होगा वो किसकी वैल्यू को इंडिकेट करेगा, परसेंटेज वैल्यू ऑफ ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R01। सिमिलरली अगर यही सेम प्रोसीजर X01 ले लूँ, X01 ओम्स अपॉन Z1b करूँ, I1b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो अल्टीमेटली मुझे X01 की पर यूनिट वैल्यू से क्या इंडिकेट होगा, X01 के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप की पर यूनिट वैल्यू। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे परसेंटेज X01 की परसेंटेज की वैल्यू किसको इंडिकेट करती, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस X01 भी इंडिकेट करती है। तो ये थर्ड पॉइंट के वोल्टेज ड्रॉप्स आर आइडेंटिफाइड को मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं प्रूव करती हूँ, बोर्ड रब कर देती हूँ, परसेंटेज कॉपर लॉस वाला एडवांटेज भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये तो एज इट इज लिखे रहने दिया मैंने क्योंकि प्रूफ 2 है ये। थर्ड पार्ट का फर्स्ट जो सेगमेंट है उसको समझा रही हूँ मैं कि R01 पर यूनिट R01 ओम्स अपॉन Z1b ओम्स है। I1b से तो हमने एक एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ही था,
तो ये आ रहा था, और एक एक बार और I1B से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा R01 ओम्स इंटू I1B स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा V1B इंटू I1B। तो ये क्या है, कॉपर लॉस, और ये क्या है, KVA बेस। तो इसका मतलब कॉपर लॉस की पर यूनिट वैल्यू मुझे मिल जा रही है RHS में। तो R01 पर ओम्स पर यूनिट जो है, R01 पर यूनिट जो है वो पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस भी होता है। और R01 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको दोनों तरफ, तो R01 की परसेंटेज की वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, परसेंटेज वैल्यू ऑफ द कॉपर लॉस। तो इस तरीके से पर यूनिट सिस्टम के एडवांटेजेस में R01 पर यूनिट और X01 पर यूनिट जो है वो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, पर यूनिट वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, और R01 की वैल्यू जो है वो परसेंटेज कॉपर लॉस या पर यूनिट वैल्यू ऑफ कॉपर लॉस को इंडिकेट करती है। तो इतने सारे एडवांटेजेस पर यूनिट सिस्टम के होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को एक्सप्लेन करने में, बहुत थोड़े में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने में मदद करता है हमें। मतलब कुछ वैल्यूज़ की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों का अंदाज लगा लेते हैं। पावर इंजीनियर्स बहुत सारे पैरामीटर्स का, बहुत सारे क्वांटिटीज़ का अंदाज लगा लेते हैं पर यूनिट वैल्यूज से। तो आप समझ लीजिए कि पर यूनिट वैल्यू कितना इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए पावर सिस्टम के रिस्पेक्ट में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। तो मेरे वैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और कमेंट्स भी मुझे पॉजिटिव मिलते हैं, पर फिर भी आप लोग और ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो मेरा इनकरेजमेंट और बढ़ेगा। और आप लोगों को जो और टॉपिक में प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप अगर स्पेशल भी चाहते हैं कि मैं उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाऊं कंटेंट को, तो वो भी मैं कर सकती हूं। अभी मेरी ट्रांसफार्मर सीरीज़ में जो फर्स्ट ईयर का ट्रांसफार्मर सिंगल फेज वाला है उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर बचा हुआ है, तो मैं ऑटो ट्रांसफार्मर अब शूट करूँगी। इन बिटवीन अगर कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो उसे भी मैं अभी कवर कर लूँगी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, और फिर मैं स्विच करूँगी डीसी सर्किट्स पर और एसी सर्किट्स पर। बहुत सारे जो टाइम अभी चल रहा है टाइम लाइन, उस हिसाब से तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अक्रॉस द इंडिया एग्ज़ाम्स हो चुकी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम्स अभी फर्स्ट ईयर की शुरू होने वाली हैं, और कुछ की थोड़ा लेट भी है, जुलाई एंड में भी है। तो चलिए मैं बना तो लेती हूँ कंटेंट, फ़ायदा अभी नहीं तो अगले साल आप लोगों को हो जाएगा। और ये सब कंटेंट ऐसा है कि आप आगे भी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं मेरे कंटेंट से डाउट्स क्लियर, मेरे वीडियोस से। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो तुरंत आप लाइक कर दीजिए। थैंक यू।